हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा हुआ था स्केलेटल इक्वेशन। उसके पहले भी हमने केमिकल रिएक्शन देखा हुआ था, इंडिकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा वर्ड इक्वेशन क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशन के बाद हमने देखा कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होते हैं। अब हम इस टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमारा वही चैप्टर है जिस चैप्टर में जो है हम अभी पढ़ रहे थे, और इस चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है और हमें देखना है कि आखिर बैलेंस है या नहीं है, इसे हम चेक करते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या है, हम बैलेंस इक्वेशन अगर पढ़ते हैं तो हमें जो है पहले इसमें समझना होगा कि आखिर बैलेंस क्या होता है, आखिर बैलेंस क्या होता है। अब जैसे बैलेंस समझिए इस चीज़ को, मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए और कोई एक पर्सन है बी। अगर मान लीजिए जो है उनके पास जो है अगर 10 रुपीज़ है, उनके पास 10 रुपीज़ है, अगर डिवाइड करना है और मैं बोलूं कि आपको बैलेंस्ड फॉर्म में डिवाइड करना है, तो बैलेंस्ड फॉर्म का मतलब क्या है, 5 रुपीज़ इनको चाहिए और 5 रुपीज़ बी को चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। इसे हम कहेंगे बैलेंस। ठीक उसी तरह से मान लीजिए एक कोई पर्सन है राम और एक पर्सन है श्याम। अब मान लीजिए इनके बीच जो है 100 रुपीज़ का हमें डिवीजन करना है। अगर बैलेंस करना है तो 50 रुपीज़ इनके पास आना चाहिए और 50 रुपीज़ श्याम के पास आना चाहिए। दोनों को ऐड करने पर आना चाहिए 100, लेकिन बैलेंस का मतलब क्या है, राम के पास भी 50 रुपीज़ आना चाहिए और श्याम के पास भी 50 रुपीज़ आना चाहिए। उसी तरह से अगर हम और भी एग्जाम्पल्स को समझें, जैसे अगर हम बात करें जैसे देखिए हम अगर बात करें कि मान लीजिए जो है एक राम है और एक मान लीजिए सुरेश है। राम के पास मान लीजिए 100 रुपीज़ है और श्याम के पास 120 रुपीज़ है। 120 रुपीज़ है और इसके पास है 100 रुपीज़। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये हो गया अनबैलेंस्ड, ये हो गया अनबैलेंस्ड, ये हो गया अनबैलेंस्ड, ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। लेकिन अब हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए राम हो गया ये और उसके बाद हो गया सुरेश, ये हो गया, ये सुरेश हो गया। अब मैं कहूँ इसके पास भी जो है 100 रुपीज़ है और जो है इसके पास भी 100 रुपीज़ है। क्या दोनों लोगों को बराबर पैसा है? दोनों लोगों के पास बराबर अमाउंट है। इसका मतलब क्या है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो इस रीजन से हम इसे क्या कहेंगे कि ये बैलेंस है। हम इसे क्या कहेंगे, ये बैलेंस है। जैसे ये देखिए इक्वल हो गया, इक्वल हो गया मतलब क्या है कि ये बैलेंस है। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में इक्वल होता हो। अब थोड़ा सा इसको हम जो है आपका डेफिनेशन देख लेते हैं। द केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस सो डैट इफ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कोई है, मान लीजिए रिएक्टेंट की साइड में A प्लस बी है, रिएक्टेंट के साइड में A प्लस बी हो गया और प्रोडक्ट आपने बनाया C प्लस डी। ये कोई आपने केमिकल रिएक्शन कराया, तो जितने भी मास A साइड में होना चाहिए उतना ही मास B साइड में होना चाहिए। मतलब क्या है, रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में मास इक्वल होना चाहिए। और बैलेंस का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ लेते हैं थोड़ा सा, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास हमेशा इक्वल होगा। जैसे आप LHS मास जो होगा, LHS में मास जो होगा, RHS में भी मास इक्वल होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे हम क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस्ड पर होता है। तो ये क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पर होता है या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर होता है। तो हमेशा वो कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ एटम्स इन LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन RHS राइट हैंड साइड।
मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड में है वही नंबर ऑफ एटम राइट साइड में है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे समझिए इस चीज़ को। जैसे समझिए इस चीज़ को, जैसे अगर हम कहें, मान लीजिए एक है ए प्लस बी, बन रहा है क्या, ए बी, ऐसा बन रहा है, ए बी बन रहा है, ए बी। अब ए बी बन रहा है तो देखिए नंबर ऑफ एटम, ए कितना एटम है इधर 1, बी कितनी एटम है 1, इधर देखिए ए कितना है 1, बी कितना है 1, तो नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गया दोनों साइड में, ये है या नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हमेशा ये कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पर होता है, हमेशा, कभी भी ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। जैसे अगर इस चीज़ में हम देखें, एग्जाम्पल्स आपके पास है तो ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर लाइन हम एक खींच देते हैं ऐसे सीधी लाइन के बाद देखिए कैल्शियम पहले इधर लेफ्ट साइड में कितने हैं, कैल्शियम कितने हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 कैल्शियम, तो 3 हो गया। उसके बाद कार्बन की बात करते हैं, कार्बन कितने हैं, तो कार्बन देखिए 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, तो 3 का मल्टीप्लाई भी किया है और 3 टाइम्स है भी, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस साइड में इधर अभी देखिए अभी और भी है, अभी हाइड्रोजन का देख लीजिए, हाइड्रोजन इधर देख लीजिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6, फॉस्फोरस कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2 4 जा 8, तो 8 हो गया, ये क्या हो गया 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब उसके बाद देखिए इधर कैल्शियम कितना है, इधर हो गया कितना कैल्शियम 3, इधर देखिए फॉस्फोरस कितना है, फॉस्फोरस तो 2 हो गया। अब इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो 4 2 जा 8, पहले वाले कंपाउंड्स में तो 8 है, इस वाले कंपाउंड में 8 है, इसमें देखिए तो 3 3 जा 9, तो 8 9 कितना हो गया 8 9 17, तो 17 ऑक्सीजन हो गया, कितना हो गया 17 ऑक्सीजन हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या है कि इसमें क्या बच गया हमारे पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना बच गया, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गया। अब ध्यान से देखिए तो ये भी 9 + 8 17 है ऑक्सीजन, और इधर भी 17 है ऑक्सीजन। फॉस्फोरस इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर देखिए हाइड्रोजन 6 है, इधर भी 6 है, कैल्शियम इधर 3 है, इधर भी 3 है, कार्बन देखिए इधर 3 है, इधर भी 3 है। इसका मतलब क्या है, ये वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है, वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम क्या बोलते हैं, वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम किसे कहेंगे वो थोड़ा सा समझ लीजिए। वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। In another word, we defined balanced chemical equation. The number of atoms in reactant side is equal to the number of atoms in product side. मतलब क्या है, जितने ही नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में होने चाहिए उतने ही एटम्स जो है प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। जैसे अगर हर रिएक्टेंट के साइड में जो है 10 एटम है टोटल, तो प्रोडक्ट के साइड में भी 10 एटम होनी चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसका 1-2 एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा एक केमिकल रिएक्शन मैंने कराया कि NaOH + HCl क्या बन गया, तो ये बन गया NaCl + H2O, ऐसा केमिकल रिएक्शन है आपके पास। ध्यान से देखिए इधर, तो इधर सोडियम कितने हैं 1 है, तो इधर भी सोडियम कितने हैं 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 1 और 1 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन इधर कितना है 1, इधर क्लोरीन 1, इधर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। मतलब क्या है, ये वैलेंस है, ये क्या है वैलेंस है, ये क्या है वैलेंस है। ये केमिकल इक्वेशन जो है वो वैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ तक जो है सभी को थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना है। आगे की प्रोसेस में हम अभी वैलेंस करते हुए चलेंगे। अभी 1-2 और एग्जांपल्स हम इसके बेस पर देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें, हम एक केमिकल रिएक्शन कराया जिंक और + H2SO4,
ये केमिकल रिएक्शन अभी आगे हम पढ़ते चलेंगे, अभी थोड़ा सा बस ध्यान देना है। ये देखिए जिंक है, जिंक का मतलब क्या होता है, Zn इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है, और जिंक एक मेटल होता है। H2SO4 के साथ जब रिएक्शन हम कराते हैं तो इससे बनता है ZnSO4 और प्लस H2। मतलब क्या है, ये जो जिंक है इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्या कह रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए इसमें जिंक जो होता है ये पावरफुल होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो वीक होता है, वो जो होता है वीक होता है। और पावरफुल मेटल होने की वजह से जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और वो बनाता है जिंक SO4। इसे कहते हैं जिंक सल्फेट। और इसी केमिकल रिएक्शन को आगे की हम जो है अभी लेक्चर्स में अपने देखेंगे कि इसी केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को कहते हैं हम क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। या फिर इसी को हम ऐसा भी बोल देते हैं कभी कभी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वन मेटल जो है वन मेटल को ही डिस्प्लेस कर रहा है। वन मेटल डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल्स। तो क्या है इसमें कि एक मेटल है और एक ही को डिस्प्लेस कर दे रहा है कंपाउंड में से, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर कई बार हम कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर देखते हैं थोड़ा सा, तो आइए देखते हैं हम थोड़ा सा इसको और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे दोबारा से हम इसको लिखते हैं जिंक प्लस H2SO4 और बनेगा क्या, जिंक SO4 और प्लस H2, यही बन रहा है। ध्यान से देखिए तो इधर जिंक कितने हैं, 1 एटम है, और इधर भी जिंक कितना है, 1 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर सल्फर कितना है, 1 है, इधर सल्फर कितना है, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इधर कितना ऑक्सीजन, 4 है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। ध्यान से देखेंगे तो जितने ही नंबर लेफ्ट साइड में है, उतने ही नंबर ऑफ एटम राइट साइड में है। इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्या है, हम प्रोसेस देखेंगे कि आखिर बैलेंस हम कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो हाउ टू बैलेंस ए इक्वेशन, मतलब क्या है, हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखिए क्या है, दिस इज ए रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब क्या है, ये एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जो कि मीथेन, CH4 को मीथेन बोलते हैं। ध्यान देंगे तो आप क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि CH4 को मीथेन बोलते हैं। तो मीथेन का केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया, और ऑक्सीजन के साथ कराने पर हमें बिना कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। ध्यान से देखेंगे इधर, तो इधर देखिए कार्बन कितना है, 1 है, इधर कार्बन कितना है, 1 है, इधर कार्बन है 1। ध्यान से देखिए तो इधर कार्बन कितना है, 1 है, और इधर कार्बन कितना है, 1 है। यहाँ देखिए ये एरो को उधर जो है ये RHS है, और ये जो है LHS है लेफ्ट हैंड साइड। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर कितना है ऑक्सीजन, 2, इधर कितना है, 3। मतलब क्या है, अगर कार्बन को हम छोड़ दें, कार्बन को हटा दें, दोनों साइड में हटा दें, तो देखिए ध्यान से तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, बिल्कुल है या नहीं, अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट हैं, तो क्या है कि वैलेंस नहीं है। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा हुआ था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। ऐसा होता है कि मतलब क्या है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड में भी होना चाहिए। अब हम समझते हैं इस चीज़ को। इन द रिएक्शन ए कंपाउंड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट इज ऑब्टेन कन्वीनियंट to start balancing with a compound
द कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इट मे बी ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट। मतलब क्या है, ये बोल रहा है ऐसा कि हमने ये जो कराया हुआ है केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में हो सकता है ज़्यादा हो और ये हो सकता है प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा हो। इसी को हम बैलेंस करने के लिए आगे की प्रोसेस में देखते हैं। इन दिस केस द कार्बन सी एटम्स, कार्बन को ही सी एटम्स बोल रहे हैं यहाँ पर, सी एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, तो कार्बन एटम इधर कितना है, 1 एटम है और इधर भी कितना है कार्बन एटम, 1 है। मतलब क्या है, दोनों साइड में वैलेंस है, ये कार्बन एटम तो दोनों साइड में वैलेंस है, लेकिन बाकी के एटम हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन वैलेंस नहीं है। लेफ्ट साइड में देखिए ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन इधर 4 है। अब इधर क्या है, ऑक्सीजन इधर देखिए ये हाइड्रोजन 4 है और इधर हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है, लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 है, वैलेंस नहीं है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कैसे करेंगे ये हम समझते हैं। तो इस चीज़ को हम वैलेंस करते हैं, थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो इसी केमिकल रिएक्शन में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले। जैसे देखिए ध्यान से, तो हम इसे मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, तो हम जो है कार्बन पे तो कुछ करना नहीं है, कार्बन बिल्कुल बैलेंस है। हाइड्रोजन जो है बिल्कुल बैलेंस हो गया है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए ऑक्सीजन क्या है, 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। देखिए अभी पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा हुआ था कि इधर ऑक्सीजन 2 था, इधर ऑक्सीजन 3 था, 3 था। अब हम इसमें क्या कर दिए, देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। हमने क्या करा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, और 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 4। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, अभी 2 है, इधर अभी कितना है, 2 है। अब ध्यान से देखिए कि अगर इसमें हम 2 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या ये 4 ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। जैसे अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 ऑक्सीजन, हो जाएगा या नहीं। तो इसी को नेक्स्ट स्टेप में हमने किया हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2O2 कर दिया और यहाँ पे 2H2O कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इधर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। इधर भी क्या है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। मतलब क्या है, ये दोनों वैलेंस है, ये दोनों वैलेंस है। समझते हैं। अभी दोबारा से मैं आपके सामने एक यही जो है केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा वैलेंस करके दिखाता हूँ। जैसे CH4 प्लस O2 और उसके बाद क्या होगा, CO2 प्लस H2O, ये केमिकल रिएक्शन है, इसको वैलेंस करना है। सबसे पहले आप देखेंगे ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन देखिए ध्यान से, तो यहाँ कितना है, यहाँ है 2 और यहाँ है 1, टोटल 3 हो गया। और इधर लेफ्ट साइड में कितना है, 2 है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं भी जो है ऑक्सीजन रहे तो आप उसे जनरली ऑड में रहे चाहे इवन में रहे, आप उसे इवन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ बाई चांस, अगर यहाँ से मान लीजिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 और 4 1 5, क्या ये इवन नंबर में बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। हम क्या करेंगे कि इसको इवन नंबर में बनाते हैं। इवन नंबर में बनाने के लिए हमने क्या काम किया कि ये जो 2 है इसको हटा दिया, ये 2 को हटा दिया। अब 2 को हटाने के बाद आइए देखते हैं, हमने अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ध्यान से देखिए, तो 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 इधर, कितना ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया कितना, 4, कितना हो गया, 4। और इस साइड ध्यान से देखिए तो ऑक्सीजन कितना है, 2, कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा 4, तो ऑक्सीजन इधर भी कितना हो जाएगा, 4 हो गया। कार्बन ध्यान से देखिए, तो इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो कार्बन की तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन इज इक्वल टू 1 इधर भी है और इधर भी कार्बन कितना है, 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो हाइड्रोजन इधर 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 हो गया। और इधर कितना हो गया हाइड्रोजन, इधर भी 4 हो गया या नहीं। ध्यान से देखिए, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है आपके पास, ये वाला स्टार जहाँ मैं लगा रहा हूँ, ये सेम वही है। देखिए लेफ्ट साइड में देखिए यही है सेम, और इधर से ये राइट साइड में देखिए सेम है वही। ये होता है इक्वेशन बैलेंस करना। आप अभी आगे समझते चलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आगे का कि आगे कैसे बैलेंस करते हैं। अब उसके बाद जो है थोड़े से 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं।
आगे का जो है प्रोसेस हम करेंगे। अब समझिए इस चीज़ को। जैसे एक केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा S+O2 और बन रहा है SO2, एक बन लिखा C+O2 और क्या बना CO2। इसमें क्या है देखिए, लेफ्ट साइड में सल्फर कितने हैं 1 है, S को सल्फर बोल रहे हैं। इधर कितने सल्फर है 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, इधर कितने हैं 2 है। मतलब क्या है, ये वैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है वैलेंस है। उसी तरह से कार्बन 1, ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन 2, तो ये भी क्या है वैलेंस है, ये भी क्या है वैलेंस है। तो जनरली आपको वैलेंस करने का सीखना है। इसमें आगे की प्रोसेस जो है हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम आज के इस चैप्टर में हम टॉपिक जो है स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था केमिकल रिएक्शन, उसके बाद इंडिकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा वर्ड इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके बाद स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है। स्केलेटल इक्वेशन के बाद हमने देखा कि आखिर वैलेंस कैसे होता है। वैलेंस में भी हमने जो है 3-4 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर रखा है, बाकी अभी हम आगे की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप जो है ये सबसे ज़्यादा रिवीजन आप इस टॉपिक के लिए करेंगे। रीज़न उसका यह है कि वैलेंस करने का जो क्वेश्चन होता है, वैलेंस करने का ये जो क्वेश्चन होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पेपर में आता ही आता है। इस रीजन से, और इसका एक ही केवल जो है सॉल्यूशन है, आप इसका केवल एक ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि प्रैक्टिस। इसका क्या होता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। जब तक इसका आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये जो है कंप्लीट आपको नहीं दिखेगा, कंप्लीट नहीं दिखेगा। हम कितना भी आपको प्रैक्टिस करा लें, लेकिन आप खुद से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की वीडियो में हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते चलेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए। आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल टाइमली टू टाइमली ध्यान देते चलेंगे तो कंप्लीट बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।